जादुई नदी की अनोखी जलपरी। गंगापुर गांव में सूरज अपनी पत्नी चांदनी के साथ रहा करता था और कई सालों से गंगापुर गांव में बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से गांव के सभी किसानों की जमीनों पर सूखा पड़ गया था और उनके खेत में कोई भी फसल नहीं उग पा रहा था, जिस वजह से सूरज के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वो अक्सर इसी बात को लेकर परेशान रहा करता था और चांदनी भी उसे इस बात को लेकर अक्सर ताने मारा करती थी। ऐसे ही आज भी। अरे चांदनी, ये क्या है? तुम रोज रोज खाने में ये सूखी रोटी और अचार क्यों दे देती हो? मैं तो ये खाना खा खा कर पक चुका हूँ। कभी तो तुम कुछ नया बना दिया करो। अच्छा जी, अब तुम्हें रोज रोज नए तरीके का खाना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ पैसे तो रोज कमा कर लाओ। यहाँ इतने सालों से तो तुम्हारे खेत में सूखा पड़ा है, ना कोई फसल उगी है और न ही कोई घास, इसलिए तुम तो शुक्र करो जो तुम्हें ये सूखी रोटी भी नसीब हो रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ तो सारी गलती मेरे ही नसीब की है ना, जो दिन रात खेतों में जाकर इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो बस दिन भर घर में बैठकर मुझे ताने देना होता है। देखिए, अब बस बहुत हो गया। अब आप चुपचाप से खाना खाइए और जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारे इस रोज रोज के तानों से मेरा पेट वैसे भी भर जाता है, इसलिए तुम ही खाओ ये अपना खाना। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है और अपने खेतों में जाकर काम करने लगता है और काम खत्म करने के बाद जब वो पहाड़ी के किनारे वाली नदी के पास अपना मुंह हाथ धोने जाता है, उसी समय वहाँ पर घनश्याम नाम का एक आदमी आता है और अपने घर का कूड़ा कचरा उस नदी में फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। तभी सूरज उससे कहता है, अरे घनश्याम भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह नदी को गंदा क्यों कर रहे हो? वैसे भी हमारे गांव में कितने सालों से बारिश नहीं हुई है, तो बस ये नदी का पानी ही तो है जिससे हम लोगों का थोड़ा बहुत गुजर बसर हो रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब इस नदी का पानी भी पीने लायक नहीं बचेगा। अरे भाई सूरज, मैं अकेला थोड़ी हूँ जो इस नदी में कूड़ा कचरा फेंक रहा हूँ, तो आखिर तुम्हें मुझे अकेले को समझाकर क्या फायदा? जाओ गांव के दूसरे लोगों को समझाओ, फिर मुझे समझाना। इतना कहकर घनश्याम वहाँ से चला जाता है। तभी सूरज कहता है, हे भगवान, पता नहीं इन गांव वालों का क्या होगा। इतना कहकर सूरज भी अपने घर वापस चला जाता है और जब अगले दिन सूरज वापस अपने खेतों पर काम करने जाता है और काम खत्म करने के बाद वो फिर से उसी नदी के पास हाथ मुंह धोने जाता है, लेकिन उस दिन उस नदी को इतना ज्यादा गंदा देखकर सूरज कहता है, हे राम, इन गांव वालों ने इस नदी को पूरी तरह से गंदा कर दिया है। अब भला इसमें अपना हाथ मुंह लोग कैसे धुलेंगे? लगता है अब घर जाकर ही अपना हाथ मुंह धोना पड़ेगा। इतना कहकर सूरज जब वापस जा रहा होता है, उसी समय उस नदी के पास बैठी एक बूढ़ी औरत उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बेटा, क्या बात है? तुम इस तरह बिना हाथ मुंह धोए वापस क्यों जा रहे हो? अरे आप कौन हो और आप यहाँ कब आई? मैंने तो आपको यहाँ आते हुए देखा ही नहीं। अरे ये सब छोड़ो बेटा, तुम ये बताओ, क्या तुम इस नदी को साफ कर सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दूंगी। अरे अम्मा, मैं भला आपसे क्या मांग सकता हूँ? और रही बात इस नदी को साफ करने की, तो ठीक है, मैं अभी इस नदी को साफ कर देता हूँ। इतना कहकर सूरज नदी के अंदर जाता है और उस नदी का सारा कूड़ा कचरा बाहर निकाल देता है और उसे पूरी तरह से साफ कर देता है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, ये लो बेटा, अब तुम इन मोतियों को इस नदी के अंदर डाल दो। अरे अम्मा, इन मोतियों को इस नदी के अंदर डालने से क्या होगा? अरे बेटा, तुम एक बार डालो तो सही, तुम्हें इसका जवाब अगले दिन जरूर मिलेगा। और इस तरह सूरज उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उन मोतियों को लेकर उस नदी के अंदर डाल देता है और फिर वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। और उसके घर आते ही चांदनी उससे कहती है, अरे ये क्या, यहाँ इतने सालों से गांव में बारिश नहीं हुई है, तो फिर आप कौन सी बारिश में भीग कर आ रहे हो? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर सूरज उसे सारी बातें बता देता है। जिसके बाद चांदनी कहती है, अरे यहाँ अगर आपको ज्यादा देर तक खेतों में काम करना पड़ जाए तो आपको नानी याद आ जाती है,
लेकिन यहाँ गांव भर के नदी नाले साफ करते हुए घूम रहे हो, तब आपको कोई थकान नहीं हो रही है? अरे तुम फिर से अब शुरू हो गई। चलो जाओ यहाँ से अपना काम करो। इतना कहकर अगले दिन जब सूरज फिर से उस नदी के पास जाता है तो देखता है कि उसके फेंके हुए मोती सोने के मोतियों में बदल जाता है। ये देखकर सूरज हैरान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। इतने सारे सोने की मोतियाँ, लेकिन कल तक तो ये साधारण मोतियाँ थी। सूरज के इतना कहते ही अचानक से उस नदी में से एक सुंदर जलपरी बाहर निकलती है, जिसे देखकर सूरज घबराते हुए कहता है, अरे आप कौन हैं और आप इस नदी में क्या कर रही हैं? घबराओ मत सूरज, मैं इस नदी की जलपरी हूँ। दरअसल इन गांव वालों ने हमारी इस नदी को पूरी तरह से गंदा कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे जल लोक की आधे से ज्यादा मछलियों की जान जा रही थी। इसलिए जब मैंने तुम्हें उस दिन इस नदी की परवाह करते हुए देखा तो मुझे समझ आ गया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम हमारी इस नदी को साफ करने में हमारी मदद कर सकते हो। इसलिए मैंने कल उस बूढ़ी औरत का रूप लेकर तुमसे इस नदी को साफ करवाने का काम किया। और मुझे ये भी पता है कि तुम भी इस समय बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजर रहे हो। इसलिए आज से तुम इस जादुई नदी में से जितने चाहे सोने की मोतियाँ अपने घर ले जा सकते हो और अपने घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हो। जलपरी की ये बात सुनकर सूरज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वह उस जादुई नदी में से ढेर सारे सोने की मोतियाँ लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी चांदनी को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद चांदनी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उन सोने की मोतियों को बेचकर सूरज अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल लेता है और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक बड़े से मकान में बदल लेता है, जिसके बाद से सूरज की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। और उस दिन के बाद से वह हर रोज जाकर उस नदी की हमेशा सफाई किया करता था, जिसके बदले उसे ढेर सारे सोने के मोतियाँ मिला करती थी, जिसकी वजह से वो गांव के सभी गरीब लाचार लोगों की मदद किया करता था और सभी को नदी साफ करने की सलाह भी देता था। कोलकाता का अनोखा जादुई लहंगा। एक समय की बात है, कोलकाता शहर में मेघा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। लेकिन एक दिन एक सड़क हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो जाता है और जब यह बात मेघा को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता का चेहरा देखने तक को नसीब नहीं होता। और ऐसे में वो रोती हुई कहती है, माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? कौन मुझे सहारा देगा? काश आप लोग मुझे भी अपने साथ ले जाते। मेघा इतना कहकर रो ही रही होती है कि उसी समय उसका चाचा विनोद वहाँ पर आता है और मेघा से कहता है, मेघा बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा चाचा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर विनोद मेघा को अपने साथ अपने घर ले जाता है और मेघा को घर पर देखकर विनोद की पत्नी कौशल्या को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, सुनिए, आप मेरे साथ इधर आइए, तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर कौशल्या विनोद को कमरे में लेकर जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं जी? उस अनाथ लड़की को हमारे घर में क्यों लेकर आ गए? अरे हमारा घर का खर्चा क्या कम था जो आप उसे भी उठा कर ले आए? कौशल्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमारी बेटी जैसी है और ऐसी हालत में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ देता। इसलिए आज से मेघा यहीं पर रहेगी और तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही मानना होगा उसे। अरे ये आप क्या कह रहे हो? मैं किसी और को अपनी बेटी क्यों बनाऊं, जबकि मेरी खुद की एक बेटी है। कौशल्या, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मेघा मेरे भाई की आखिरी निशानी है और मैं इसे इस तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम्हें उसे अपनी बेटी मानना है तो मानो, वरना मत मानो, लेकिन वह यहीं रहेगी। और एक बात और, मुझे किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मेघा का तुम अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद कौशल्या कहती है,
कोई बात नहीं, बस तुम एक बार यहाँ से जाओ तो सही, फिर मैं इस मेघा की बच्ची को इसकी असली औकात दिखाती हूँ। और इस तरह विनोद के जाने के बाद कौशल्या मेघा को अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वह मेघा से घर का सारा काम करवाती है और उसे खाने के लिए खाना तक नहीं देती है। और मेघा अपनी मजबूरी की वजह से चुपचाप उसके सारे काम को कर दिया करती थी और कभी भी अपने चाचा से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन कौशल्या मेघा को आवाज लगाती है, अरे ओ मेघा की बच्ची, कहाँ मर गई? कौशल्या की आवाज सुनकर मेघा उनके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ चाची जी? अरे मुझे कब से भूख लग रही है, तूने अभी तक मेरे लिए पकौड़े नहीं बनाए? लेकिन चाची, अभी तो आपने खाना खाया है और ऐसे में आप फिर पकौड़े खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। क्या कहा तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? अरे ये मेरा घर है और तू यहाँ की नौकरानी है, तो मेरा जो मन चाहेगा मैं वो करूँगी। तुझसे जितना बोला जा रहा है तू बस वो कर। ठीक है चाची जी, मैं अभी आपके लिए पकोड़े बना कर लाती हूँ। इतना कहकर मेघा कौशल्या के लिए पकोड़े बनाकर ले आती है। उसी समय कौशल्या कहती है, मेरी बात को ध्यान से सुन, कल मेरे यहाँ किटी पार्टी है और मेरी सारी फ्रेंड्स कल यहाँ पर आएगी, इसलिए कल किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और उन सबके लिए तुझे रात का खाना भी बनाना होगा और पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा भी कर देना। उनके आने से पहले ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? लेकिन चाची जी, इतना सारा काम मैं एक दिन में अकेली कैसे कर पाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे तो बस मेरा काम पूरा चाहिए। ऐसे ही अगले दिन मेघा सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लग जाती है और घर का काम खत्म करने के बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगती है। उसी समय कौशल्या वहाँ पर आकर उससे कहती है, अरे ओ कामचोर, ये इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? मेरी फ्रेंड्स कभी भी यहाँ आती ही होगी और तूने अभी तक उनके लिए खाना भी नहीं तैयार किया है। चाची, मैं बस अभी जल्दी से सारा खाना बना देती हूँ। ठीक है, जल्दी कर। इतना कहकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिन भर काम करने की वजह से मेघा को अचानक से चक्कर आ जाता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन उसी समय वहाँ से गुजर रही एक छोटी सी परी जब खिड़की के रास्ते से मेघा की ऐसी हालत देखती है तो वो अपनी जादुई छड़ी की मदद से खिड़की के रास्ते मेघा का सारा काम कर देती है और सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। और जब मेघा को होश आता है तो वह यह सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये सारा खाना किसने बनाया? क्योंकि मैंने तो ये सब नहीं बनाया, पर ये बनाया किसने? उसी समय कौशल्या वहाँ पर आकर कहती है, क्या बात है, तूने इतना जल्दी इतना सारा खाना बना लिया? हाँ, वो चाची, आपने ही कहा था ना जल्दी बनाने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये सारा खाना बना लिया। उसी समय कौशल्या की सारी फ्रेंड्स वहाँ आ जाती है और कौशल्या उनके साथ जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करने लगती है। लेकिन वही मेघा एक सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब किया किसने। और ऐसे ही एक दिन कौशल्या मेघा को अपने साथ एक पार्क में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा होता है। मेघा, तुम्हें इस पार्क की गंदगी दिख रही होगी ना? देखो, यहाँ लोगों ने कितना कूड़ा कचरा फैला रखा है। लोग यहाँ आते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। तो अब तुम्हें इस पार्क को साफ करना है, जैसे तुमने कल पूरे घर की साफ सफाई की थी ना, ठीक वैसे ही आज तुम्हें इस पार्क को भी साफ करके दिखाना है। लेकिन चाची, ये पार्क तो बहुत बड़ा है और मैं इस पूरे पार्क को अकेले इतनी जल्दी कैसे साफ कर पाऊंगी? क्यों? देखो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अब मैं घर जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ये पार्क साफ हो जाना चाहिए, वरना मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। कौशल्या की ये बात सुनकर मेघा बहुत परेशान हो जाती है और उसके जाते ही वह जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय वहाँ पर वह नन्ही सी परी आती है जिसने पहले मेघा की मदद की थी
और वह फिर से अपनी जादुई छड़ी की मदद से उस बड़े से पार्क को साफ कर देती है। यह देखकर मेघा फिर से कहती है, अरे आखिर ये हो क्या रहा है? यह पार्क अचानक से अपने आप साफ कैसे हो गया? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। मेघा इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कौशल्या आ जाती है और पूरे पार्क को इतना साफ सुथरा देखकर वह मेघा से कहती है, अरे तुमने ये पूरा पार्क इतनी जल्दी साफ कैसे कर दिया? अपने हाथों से चाची, क्योंकि मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी है, इसलिए मुझे ये बात भी तो माननी थी ना। मेघा की ये बातें सुनकर कौशल्या वहाँ से चुपचाप घर चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद मेघा खुद भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी ये मदद कौन कर रहा है। उसी समय वहाँ पर नन्ही परी प्रकट हो जाती है और कहती है, मेघा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। अब तुम ज्यादा मत सोचो मेघा, इधर देखो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो मेघा? क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी चाची की सारी बातें सुन ली थी और उस दिन मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उस परी की ये बात सुनकर मेघा बहुत खुश हो जाती है और उनका धन्यवाद करती है। उसी समय परी कहती है, मेघा, मैं यहाँ हमेशा तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने परीलोक वापस जाना होगा। इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें ये जादुई अनोखा लहंगा देना चाहती हूँ। आज के बाद जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इस जादुई लहंगे से मांग लेना। ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी और तुम्हें तुम्हारी दुष्ट चाची से भी बचाएगी। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस परी के जाने के बाद मेघा उस जादुई लहंगे से अपने लिए एक सुंदर सा घर मांग लेती है और उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। और जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वह जादुई लहंगा उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया करती थी। एक दिन कौशल्या को उस जादुई लहंगे के बारे में पता चलता है तो वह उसे चुराने के लिए रात में मेघा के घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही कौशल्या उस जादुई लहंगे को हाथ लगाती है वैसे ही उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और यह देखकर कौशल्या वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। और उस दिन के बाद से मेघा खुशी खुशी उस जादुई लहंगे की मदद से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अमीर वर्सेस गरीब बेटी की शादी। लखनऊ शहर के एक छोटे से बस्ती में नीलिमा अपने पति आनंद और बेटी नंदिनी के साथ रहती थी। नीलिमा शहर में रहने वाली रमा देवी के घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और आनंद ठेला चलाकर सब्जियां बेचा करता था। दोनों पति पत्नी की कमाई ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। रमा के पति अमित शाह एक सरकारी ऑफिसर थे। दोनों पति पत्नी गरीबों का बहुत इज्जत और मदद किया करते थे। रमा देवी की एक 4 साल की बेटी थी जिसका नाम मौसम था। एक दिन रमा अपनी बेटी मौसम से कहती है, मौसम बेटा दूध पी लो। नहीं माँ, मुझे दूध पसंद नहीं है, मुझे नहीं पीना दूध। अरे बेटा, दूध नहीं पियोगी तो तुम्हारा दिमाग कैसे तेज होगा? तुम्हें पढ़ लिख कर अपने पापा की तरह अफसर बनना है ना? माँ, अफसर तो मैं बिना दूध पिए भी बन जाऊंगी। बेटा जिद नहीं करते, दूध तो तुम्हें पीनी ही होगी। तभी वहाँ पर नीलिमा आ जाती है और मौसम से कहती है, मौसम बिटिया, आपकी मम्मी दूध पिला रही है ना, तो पी लो बिटिया। गरीब बच्चों को तो दूध नसीब भी नहीं होता। नीलिमा की बेटी नंदिनी भी अभी 3 साल की ही थी। नीलिमा और उसके पति आनंद की कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को दूध पिला सके। कभी कभी नंदिनी कुछ अच्छा खाने के लिए जिद भी करती,
तो नीलिमा पूरा नहीं कर पाती थी। तभी एक दिन नंदिनी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। बेटा अभी मैंने दाल रोटी बनाई है, तुम ये खा लो, अगली बार मैं तुम्हें जरूर कुछ अच्छा बना कर खिलाऊंगी। माँ तुम हमेशा से यही कहती हो, लेकिन तुम मुझे कभी भी कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिलाती हो। इसी तरह नीलिमा की बेटी नंदिनी और रमा की बेटी मौसम बड़ी होती जा रही थी। नीलिमा कभी कभी रमा देवी के घर पर काम पर आते वक्त नंदिनी को भी अपने साथ ले आती थी। रमा जो कुछ भी अपनी बेटी को खाने के लिए देती थी वही वो नंदिनी को भी दे देती थी। तभी नंदिनी अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, मालकिन ने मुझे ये खाने के लिए सेवई दी है। अच्छा खा लो बिटिया। माँ देखो ना, इसमें तो काजू और बादाम भी डले हुए हैं। माँ आप भी इतनी अच्छी सेवई क्यों नहीं बनाती हो माँ? बिटिया हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि काजू और बादाम डालकर सेवई खाए। नीलिमा और नंदिनी की सारी बातें मौसम सुन रही थी। मौसम भी अपने माता पिता की तरह ही नेक दिल की लड़की थी। नंदिनी जब भी अपनी माँ के साथ रमा देवी के घर आती तो मौसम उसे अपने खिलौने खेलने के लिए देती थी और दोनों साथ साथ खेलती। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। मौसम शहर के अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ने लगती है, तो वही दूसरी तरफ नंदिनी स्कूल का मुंह तक नहीं देखती। दोनों बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। मौसम कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और नंदिनी अपनी माँ नीलिमा के साथ रमा देवी के घर के कामों में हाथ बटाती थी। तभी एक दिन रमा देवी अपने पति अमित शाह से कहती है, सुनिए जी, अगले साल तक मौसम के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अब हमें मौसम की शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना चाहिए। ये तो तुम सही कह रही हो रमा। मैं शहर के सबसे अमीर घराने के लड़के से अपनी बेटी मौसम की शादी करूँगा। मौसम के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अमित शाह मौसम की शादी का रिश्ता लेकर शहर के सबसे बड़े घराने में जाते हैं और लड़के के पिताजी से अपनी बेटी मौसम के रिश्ते की बात कर घर वापस आते हैं और घर आकर अमित शाह अपनी पत्नी रमा से कहते हैं, रमा मौसम को देखने के लिए कल लड़के वाले आएंगे। अगले दिन लड़के वाले मौसम को देखने के लिए आते हैं और मौसम को देखकर बोलते हैं, अमित शाह जी, हमें अपने बेटे रोहन के लिए आपकी बेटी मौसम बहुत पसंद है। जी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो लड़के और लड़की को दोनों को अकेले में बात करने देते हैं। रोहन को पढ़ी लिखी खूबसूरत मौसम पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और मौसम को भी रोहन बहुत पसंद आता है और दोनों की ही मर्जी से शादी पक्की हो जाती है। तभी मौसम के पिता अमित शाह बोलते हैं, लीजिए अब मुंह मीठा कीजिए और आप पंडित जी से शादी की मुहूर्त निकलवा लीजिए। हाँ हाँ, कल ही पंडित जी को अपने घर बुलाता हूँ और इसी महीने शुभ मुहूर्त देखकर आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाऊंगा। अब नीलिमा को अपनी बेटी नंदिनी की शादी के लिए चिंता होने लगती है और वो एक दिन अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब अपनी बिटिया नंदिनी भी शादी के लायक हो गई है। अब हमें कोई अच्छा सा लड़का देखकर नंदिनी की भी शादी कर देनी चाहिए। हाँ नंदिनी की माँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन लड़का थोड़ा अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बिटिया की जिंदगी भी गरीबी में गुजरे। बचपन तो गरीबी में गुजर गया, लेकिन अब आगे की जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए। हाँ जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ, मेरी बिटिया की जिंदगी में कोई अच्छा सा लड़का आए और वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जिए। आनंद अपनी बेटी राधिका के लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं। आनंद को एक लड़का पसंद आता है जो कंपनी में सेल्समैन का काम करता है। आनंद उस लड़के को देखकर घर आता है और नीलिमा को बताता है, नीलिमा, अपनी बिटिया नंदिनी के लिए एक लड़का देखा हूँ। लड़का अच्छे घर से है, अच्छा खासा कमा भी लेता है और अपनी बिटिया उस घर में खुश भी रहेगी। कम से कम उसे दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम तो नहीं करना पड़ेगा। फिर आप शादी की तारीख पंडित जी से दिखा लाइए
इत्तेफाक से नंदिनी और मौसम की शादी एक ही दिन पक्की हो जाती है। तभी मौसम अपनी माँ रमा से कहती है, माँ, मेरी शादी में मेहंदी और मेकअप के लिए शहर का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर बुक करवा दो, क्योंकि मुझे दोनों हाथों और पैरों में ब्राइडल मेहंदी और ब्राइडल फेशियल भी करवानी है। मुझे हेयर ट्रीटमेंट भी करवानी है, क्योंकि मैं अपनी शादी में सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम जो कहोगी वो सब कुछ होगा। मौसम की शादी के लिए शहर का सबसे महंगा और मोतियों से जरा हुआ लहंगा खरीदा जाता है और शादी के लिए शहर का सबसे बड़ा और महंगा फार्म हाउस बुक किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी की शादी के लिए उसकी माँ बाजार से सस्ता सा लहंगा खरीद कर लाती है और वो अपनी बेटी नंदिनी से कहती है, नंदिनी बिटिया, थोड़ी सी हल्दी और बेसन का उपटन अपने चेहरे पर लगा लेना, थोड़ा रंग निखर जाएगा। माँ, मुझे पार्लर जाने के लिए थोड़े से पैसे दे दो ना। बिटिया, हमें शादी की और भी तैयारियाँ करनी है। हमारे पास जितने पैसे हैं उतने में ही सारी तैयारी होनी चाहिए ना। ठीक है माँ। नंदिनी की शादी नीलिमा अपने घर से ही कर रही थी। तभी नीलिमा अपने पति आनंद से कहती है, सुनिए जी, नंदिनी का जयमाल हम छत पर ही कर लेंगे और शादी का मंडप भी वहीं पर सजा लेंगे। इस तरह से नीलिमा और रमा देवी दोनों अपने अपने घरों में शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तभी अमित शाह अपनी पत्नी रमा देवी से कहते हैं, रमा, रोहन के घर वाले बहुत अच्छे हैं। दहेज में कुछ भी लेने के लिए साफ इनकार कर रहे हैं। हमारी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला। आज के जमाने में इतने अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। शादी का दिन आ जाता है और दोनों घरों में शहनाइयाँ बजने लगती है। जहाँ मौसम की शादी बड़े ही धूमधाम से शहर के सबसे बड़े फार्म हाउस में हो रही होती है, वहीं नंदिनी की शादी उसके घर के छत पर हो रही थी। मौसम की शादी के फार्म हाउस को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था और शहर के बड़े बड़े लोग कीमती कीमती तोहफा लेकर मौसम की शादी में आने वाले थे। तो वही नंदिनी की शादी उसके घर के छत पर हो रही थी और उसकी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो रही थी। घर की ज्यादा सजावट करने के लिए उसके घर वालों के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि शादी के आखिरी समय पर लड़के वालों ने दहेज की डिमांड रख दी थी। आनंद के पास जितने भी पैसे थे सारे दहेज के सामान खरीदने में खत्म हो गए थे। मौसम की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नंदिनी की शादी में लड़के वाले हंगामा खड़ा कर देते हैं। तभी आनंद अपनी पत्नी नीलिमा से कहता है, नीलिमा, बारात वालों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। क्यों जी, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? बारात वाले कह रहे हैं खाना अच्छा नहीं है और वे लोग खाना खाने से इनकार कर रहे हैं। आनंद और नीलिमा ने किसी तरह से हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को खाना खिलाते हैं। तभी लड़के के पिताजी कहते हैं, सुन लो भाई साहब, ये शादी तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक हमें दहेज में कार नहीं मिलेगा। कार की चाबी मिलने के बाद ही 7 फेरे होंगे, नहीं तो हम अपने लड़के के साथ बारात वापस ले जाएंगे। लड़के के पिताजी के मुंह से ये बातें सुनकर आनंद सहम जाता है और उनके आगे हाथ जोड़कर बोलता है, समधी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और हमारी इतनी औकात नहीं है जिससे मैं आपको दहेज में कार दे सकूं। अगर बारात लौट गई तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। आनंद के लाख गिड़गिड़ाने पर भी दूल्हे के पिताजी उनके एक नहीं सुनता और अपने बेटे के साथ बारात लेकर वापस जाने लगता है। तभी नीलिमा रमा देवी को फोन करती है और रमा देवी से सारी बातें बताती है। नीलिमा की बातें सुनकर रमा देवी दुखी हो जाती है और अपने पति अमित शाह से कहती है, सुनिए जी, नंदिनी के ससुराल वाले दहेज में कार की डिमांड कर रहे हैं, वरना बारात लौटकर जाने की धमकी दे रहे हैं। रमा, नंदिनी हमारी बेटी जैसी है। हमारी मौसम के ससुराल वालों ने दहेज में हमसे कुछ नहीं लिया, तो क्यों ना हम नंदिनी के ससुराल वालों को दहेज देकर यह शादी टूटने से बचा लेते हैं। हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं। हमें नंदिनी की शादी टूटने से बचानी चाहिए। तुम अभी यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ।
अमित शाह उसी समय नीलिमा के घर जाते हैं और नंदिनी के ससुर जी से बोलते हैं, भाई साहब देखिए, अभी रात काफी हो गई है, इसलिए कार का शोरूम अभी बंद हो गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कल सुबह आपको दहेज में कार मिल जाएगी। आप शादी की रस्में शुरू करवाइए। मेरी नंदिनी बिटिया दुल्हन बनकर यहाँ से कार में ही विदा होगी। अमित शाह दूल्हे के पिताजी के सामने कार के पैसे रख देते हैं और राधिका की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। ये सब देखकर नीलिमा और आनंद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाता है और नंदिनी खुशी खुशी कार में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है।